एक मिनट अलाउ करता हूँ, मैंने अलाउ किया है और ये जो रिकॉर्ड होगा मैं ईद मोहम्मद के साथ पे शेयर करूंगा। सो आप लोगों ने कोशिश करना टाइम पे क्लास लो ताकि ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूं और आप लोग इन चीज़ों पे से मुस्तफ़ीद हो। सो मैंने आप लोगों को डिटर्मिनिज्म का कहा था कि डिटर्मिनिज्म इज टू मच इंपॉर्टेंट इन द फिलोसफी। इट इज टू मच इंपॉर्टेंट कि आपको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज हो, आपके पास लॉ ऑफ विजडम हो, आपके पास सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, इन सारों का नॉलेज हो और वो एक ही बेस पे हो जिसका नाम है रेशनलिज्म। तो डिस्कार्टेस, स्पिनोजा, अगर मैं बात करूं एरिस्टोटल, परमेनिड्स, हेराक्लिटस, उन सारों ने क्या बात की? उन सारों ने बात की रेशनलिज्म की। और ये कॉन्सेप्ट रेशनलिज्म कम्स फ्रॉम रीजंस। और रीजन क्या एक बेस है या नहीं फिलॉसफी के लिए? क्या फिलॉसफी में हमारे पास रीजंस होते हैं या नहीं? अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, if I have seen further, it is by standing on the shoulder of giants. अगर एक बोना देव के कंधों पर खड़ा हो जाए तो उसे देव से भी ज्यादा आगे वो दूर देख सकता है। अगर एक लेमैन बंदा, हमारी तरफ बंदा, एक नॉर्मल हमारे तरफ बंदा वो फिलॉसफी को समझे तो वो फिलोसॉफिकल थॉट्स अच्छे तरीके से कवर कर सकता है, वो समाज को तब्दील कर सकता है। अगर हम इन सारी चीजों को समझे तो हम अपने कल्चर, सोसाइटी, स्टेट को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द philosophies, it is because of the reasons, it is because of the rationalism, it is because of the school of thoughts of Descartes के बाद स्पिनोजा, परमेनिड्स, हेराक्लिटस, एरिस्टोटल एंड सोक्रेटिस। और इसका रूट भी वहां से आता है। सो मोस्ट ऑफ द फिलोसफर्स वर द जेंट ऑफ देयर एजेस। अगर हम उनके कंधों पे खड़े हो जाए तो हम अपने समाज को तब्दील कर सकते हैं। एंड फिलोसफर्स के जो रूट है, कोई बहुत सारे फिलोसफर्स किंग थे, स्लेव्स थे, डॉक्टर्स थे, पॉलिटिशियंस थे एंड रिवोल्यूशनिस्ट थे। टेकिंग द की स्टडी ऑफ अमेरिकन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, इट वाज बिकॉज ऑफ क्या? कार्ल मार्क्स। इट वाज बिकॉज ऑफ द थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म एंड सोशलिज्म। बहुत सारे जो फिलोसफर्स थे वो एम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नेचर के थे, उन्होंने ह्यूमन नेचर को बहुत अच्छी तरह से देखा। और फिर अगर मैं बात करूं कि अगर फिलॉसफी को मैंने देखना है, फिलोसफर्स को देखना है, उनके स्कूल ऑफ थॉट्स को देखना है, तो ये बात माइंड में रखो कि आप लोगों ने उनके डायलॉग का मेथड देखना है। किस चीज का मेथड? डायलॉग। मुझे एक बात बताए, क्या वो डायलॉग रेशनल बेस्ड पे था, आइडियल बेस्ड पे था? ये आप लोगों ने समझना है। तो मोस्ट ऑफ द डायलॉग्स उनके रेशनलिज्म पे थे। अगर मैं बात करूं कि फिलोसफर जो थे बहुत सारे मेल थे, बहुत सारे फिलोसफर्स रिच थे, फीमेल फिलोसफर्स हमने इतने ज्यादा नहीं देखे। एंड न्यू मॉडर्न एरा में अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न एरा में जो फिलोसफर्स है वो अपने नॉलेज थिंकिंग को किताबों में लिखते हैं। वो अपने नॉलेज एंड थिंकिंग को किताबों में किस तरह लिखते हैं? मुझे एक बात बताए, अगर मैं कहूं डेंटोलॉजी, तो डेंटोलॉजी किसकी फिलॉसफी है? किसी को पता है व्हाट इज मीन बाय डेंटोलॉजी? किसी को पता है डेंटोलॉजी क्या है? व्हाट इज मीन बाय डेंटोलॉजी? एमेनुअल केंट का पता होगा। एमेनुअल केंट ने एग्जिस्टेंशियलिज्म को थोड़ा फर्दर प्रोसीड किया और हर एक बंदे को प्रॉपर ड्यूटीज दिए। तो डेंटोलॉजी इज द फिलॉसफी of Immanuel Kant related to norms and values of a society, related to duties of an individual based on norms and values. अगर मैं बात करूं इमैनुअल केंट की, तो इमैनुअल केंट ने बात की मोरल कैरेक्टर्स की, ड्यूटीज ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू मोरल कैरेक्टर, लेकिन इसके साथ साथ बेंथम एंड मिल ने यूटिलिटेरियनिज्म भी दिया, डेंटोलॉजी केंट ने दिया ड्यूटी बेस्ड मोरलिटी। एंड फिर एरिस्टोटल ने एथिक्स की बात की, एसेंस की बात की, जो कल के क्लास में मैंने थोड़ा बहुत बताया था। सो हमारी फिलोसफी में पॉलिटिकल साइंस का जो पहला पोर्शन है फिलोसफी, उस पहले पोर्शन में या तो हमारी डिबेट होगी मेटाफिजिक्स की या हमारी डिबेट होगी डायलेक्टिक्स की। अगर वो ना हो तो हम रिलेटिविज्म की बात करेंगे, अगर ना हो तो डिटर्मिनिज्म, सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म डिबेट, डिटर्मिनिज्म वर्सेस फ्री विल डिबेट, materialism versus idealism debate, relativism versus determinism debate, metaphysics versus dialectics debate, reasons versus revolution debates, dialecticism versus dialectical materialism debate, utilitarianism versus existentialism debate,
फिर उसके बाद हमारे पास लॉ ऑफ एसेंस, डियोंटोलॉजी, लॉ ऑफ एथिक्स, लॉ ऑफ नेगेशन, लॉ ऑफ फ्लूइडिटी, वो भी सारे बातें हैं। तो अगर मैं बात करूं इंडक्टिव मेथड की, सो इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड को आप लोगों ने समझना है अच्छे तरीके से, क्योंकि फिलॉसफी में बहुत सारे मेथड यूज हुए हैं। कुछ मेथड इंडक्टिव है और कुछ मेथड जो है वो डिडक्टिव है, कुछ इंडक्टिव रीजनिंग है और कुछ डिडक्टिव रीजनिंग है। मुझे एक बात बताएं, व्हाट इज इंडक्टिव मेथड? सबसे पहले आप लोग ये समझे, inductive method is also known as inductive reasoning. इसको कहते हैं bottom up approach, inductive bottom up approach, from base to top, from bottom to top. And it is the way of reasoning that involves drawing general conclusion from specific observation. General conclusion from specific observation. फ्रॉम टॉप टू बॉटम अप्रोच है किसी भी ऑब्जर्वेशन के बेस पे। सो अगर मैं बात करूं कि इट वाज यूज्ड बाय, ये किसने यूज किया था इंडक्टिव मेथड? इंडक्टिव मेथड वाज यूज्ड बाय एरिस्टोटल। इंडक्टिव मेथड वाज यूज्ड बाय फ्रांसिस बेकन। इंडक्टिव मेथड में उसने फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक अप्रोच अप्लाई किया होता है, और इंडक्टिव रीजनिंग के बेस पे उसने पॉलिटिकल थॉट्स दिए हैं। एंड एरिस्टोटल रिकॉग्नाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस, व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ sensory experience and the importance of observation from top to bottom, the importance of observation in generalized form. उसके साथ साथ बेकन ने भी बहुत सारे एम्फेसाइज किया है अच्छे तरीके से एनालिसिस ऑफ डेटा फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। अगर मैं बात करूं जॉन स्टुअर्ट मिल, तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी इंडक्टिव यूज किया है। जर्मन हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट्स में इंडक्टिव यूज होता है, एरिस्टोटल ने भी इंडक्टिव यूज किया है। और इंडक्टिव फिलॉसफी ऑलमोस्ट रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव को डिपेक्ट करता है। अगर मैं बात करूं इंडक्टिव के बाद मैं बात करूं डिडक्टिव, तो डिडक्टिव इसका उल्टा है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप होगा, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल होगा। इट इज वाज प्राइमरली डेवलप्ड बाय द ग्रीक फिलोसोफर कौन? प्लेटो। अगर मैं बात करूं कि रीजनिंग में फर्दर ऑफ डिडक्टिव अप्रोच में कौन है, तो डिडक्टिव में हमारे पास प्लेटो आ जाता है आइडियलिस्टिक वे में। अगर डिडक्टिव अप्रोच में देखूं तो इसमें एक कंसेप्ट यूज होता है जिसका नाम है साइलोगिज्म। क्या? साइलोगिज्म। किसी को पता है व्हाट इज साइलोगिज्म? साइलोगिज्म कंसेप्ट फिलॉसफी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइलोगिज्म का मतलब क्या है? साइलोगिज्म इज द फॉर्म ऑफ रीजनिंग, समझो, साइलोगिज्म is the form of reasoning drawn from two or more than two propositions or premises. Syllogism is the form of reasoning in which a conclusion is drawn from two given assumed propositions. जो कि हम कहते हैं कि अगर मैं आपको कहूं मिसाल के तौर पर all dogs are animals and all animals have four legs, so it means that all dogs have four legs. इसको साइलोगिज्म कहते हैं। साइलोगिज्म अप्रोच एंड डिडक्टिव में यूज होता है। अगर मैं बात करूं फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी, जो कि फिलॉसफर कंसेप्ट हम फिलॉसफर्स वेस्टर्न एंड मुस्लिम पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन से, डिटर्मिनिज्म से, डिडक्टिव नॉलेज से ये कंसेप्ट इमर्ज हुआ है। अगर मैं बात करूं कि फिलॉसफी या पॉलिटिकल साइंस में फिलॉसफर्स है क्या, तो वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इमर्ज कर जेनरेट करते थे, वो क्वेश्चन पूछते थे। वो डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट जो होता है ये इसकी निगेशन फ्री विल में है। आप लोग के साथ मैं एक पिक्चर भी शेयर करूंगा, वो बेसिकली डिटर्मिनिज्म और फ्री विल को बहुत अच्छी तरीके से कवर करता है। आज आप लोग के साथ ग्रुप में मैं शेयर करूंगा। उसमें बेसिकली डिटर्मिनिज्म इज रिलेटेड टू द लॉजिक्स व्हाइल फ्री विल इज नॉट रिलेटेड टू लॉजिक्स। सो फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी में है, लेकिन अगर मैं फिलॉसफी की बात करूं तो बहुत सारे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में फिलॉसफी जो है वो थिंकिंग से आता है। और वो थिंकिंग चाइनीज ने भी की है, इंडियन ने भी की है, वेस्टर्न फिलॉसफी भी है, ग्रीक फिलॉसफी भी है।
और बहुत सारे क्वेश्चंस की वजह से डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट आ जाता है. सो डिटर्मिनिज्म is the philosophical proposition of every event consist of decision making based on extensive questionnaire. अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चनियर के बेस पे आप एक अप्रोच लेके आते हैं तो वो डिडक्टिव होगा. तो डिडक्टिव अप्रोच है, while general will is not deductive and general will is the negation of what? Negation of proposition या premises या conclusion derived from different questions. और बहुत सारे फिलोसफर्स, वो ग्रीक के है, इंडियन है, चाइनीज है, वो क्वेश्चन इमर्ज करते थे. क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट? नेचर. क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट? गवर्नमेंट. क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट? राइट्स. क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट? गॉड. क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट? रिलीजन. और उन क्वेश्चन में से क्वेश्चन उठाते थे. और ये सारे क्वेश्चन से क्वेश्चन उठा के, ये जो मैंने अभी सर्कल्स ड्रा किए हैं, क्वेश्चन से क्वेश्चन उठाना, फिर क्वेश्चन से क्वेश्चन उठाना, ये बेसिकली आपके क्या है? ये आपकी पॉलिटिकल फिलॉसफी है. सो फिलॉसफी यहां से इमर्ज हो जाती है. चूंकि मैंने आप लोगों को समझाया था कि हम स्टार्ट लेंगे फ्रॉम द वेरी प्लेटो. सो प्लेटो का साइनॉप्सिस आप लोग लेके, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज हिज लाइफ, and the second one is ideal state of Plato. The third one is conception of justice of Plato. The fourth one is system of education. The fifth one is the rule of philosophy. The sixth one is philosopher king. And Aristotle ने जो criticism किया, and फिर estimate of Plato जो कि practically आप लोगों ने apply भी करना है. अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत outline बताने हैं किस चीज के, salient features of Plato's ideal state. बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लेटो ने अपने आइडियल स्टेट के बारे में बहुत सारे फीचर्स दिए हैं. अगर मैं बात करूं तो रूल ऑफ फिलॉसफी है, बिल्कुल है. अगर मैं बात करूं स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन है, स्पेशलाइजेशन ऑफ ड्यूटीज है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब. और उसके साथ साथ एब्सोल्यूटिज्म. अगर मैं कहूं फिलॉसफर किंग तो वो एब्सोल्यूट होगा. अगर मैं बात करूं राइट्स एंड ड्यूटीज की तो वो एब्सोल्यूट होगा. तो ये आप लोगों ने एब्सोल्यूटिज्म भी लिखना है. इसके साथ साथ आप लोग लिखे टोटलिटेरियनिज्म. टोटलिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म के साथ साथ आप लोग लिखे इक्वलिटी. इक्वलिटी के साथ साथ कम्युनिज्म. कम्युनिज्म के साथ साथ आप लोग लिखे एरिस्टोक्रेसी, रूल ऑफ वन, एंड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, रिस्ट्रिक्शन ऑन हार्मफुल एक्ट, मोरलिटी, लिटरेचर. और फिर उसके बाद फिलॉसफर किंग, रूल ऑफ फिलॉसफी, वो भी आगे मैंने एक्सप्लेन किया. 12 फीचर्स है. प्लेटो आइडियल स्टेट वो उसके बुक रिपब्लिक में है. अगर बात आ जाए राइट नोट ऑन रिपब्लिक ऑफ प्लेटो, तो यही आइडियल स्टेट के फीचर्स को उस बुक के साथ कनेक्ट करना है. सो उसने एक जस्टिस, ट्राइपार्टाइट सोसाइटी, controlled education system, communism of property and family, equality of men and women. The ideal state is ruled by philosopher king. In the ideal state there will be rule of philosophy. एंड उसमें फिर हम बात कर सकते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन हार्मफुल एक्ट होगा, ताकि सोसाइटी एक वेलफेयर के बेस पे आगे जाए. प्लेटो आल्सो एजुकेटेड फॉर स्टेट कंट्रोल एजुकेशन. स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन होगा जिसमें स्टेजेस होते हैं फ्रॉम 0 to 7, 7 to 18, 18 to 20, 20 to 30, 30 to 35 years, एंड फ्रॉम 35 to 50 एंड 50 में आप लोगों ने फिलॉसफर किंग बनाना है. सो फिलॉसफर किंग, ट्राइपार्टाइट सोसाइटी, स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन, communism of property and family, equality between men and women, absolutism and totalitarianism, specialization of duty, aristocracy, justice and restriction on harmful act and rule of philosophy. ये आपके प्लेटो के आइडियल स्टेट के क्या थे? फीचर्स थे. अभी मैं आप लोगों को सिर्फ आउटलाइन समझा रहा हूं, मैंने लेक्चर स्टार्ट नहीं किया. देन क्रिटिसिज्म ऑन प्लेटो आइडियल स्टेट. इम्प्रैक्टिकेबल होगा, ये आइडियल स्टेट है ही नहीं. प्रैक्टिकली आप लोगों ने आइडियल स्टेट को देखा है कभी? कहां पे? नो. लेक ऑफ इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि अगर एक चीज प्रैक्टिकल नहीं है तो अगर प्रैक्टिकल ना हो तो लोगों का क्या इंटरेस्ट होगा? एंड प्लेटो का जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन है. एंड अगेन, क्या ये ह्यूमन नेचर के खिलाफ नहीं है कि आपके बीवियां नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे, प्रॉपर्टी नहीं होगी? क्या कम्युनिज्म ऑफ प्लेटो अगेंस्ट ह्यूमन नेचर नहीं है? एग्जैक्टली है. तो ये क्रिटिसिज्म हो गया.
फिर अगर मैं बात करूं प्लेटोज जस्टिस सिस्टम पे, आप लोग मुझे बता सकते हैं कौन से साल इस पे सवाल आया था? अब्दुल अजीज, बाज मोहम्मद, कौन से साल क्वेश्चन आया था सीएसएस में? सर 22 में। एग्जैक्टली बाज मोहम्मद, 22 में। राइट नोट ऑन प्लेटो जस्टिस सिस्टम, द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। जस्टिस क्यों दिया, जस्टिस है क्या, जस्टिस से फायदा क्या हुआ, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सो व्हाट इज प्लेटो जस्टिस सिस्टम? Three basic forces in the Plato justice system related to appetite, spirit or courage and reasons. Appetite, courage and reason. Appetite जो एब्डोमेन का मानते हैं, जो स्लेव्स होते हैं, करेज जो मिलिट्री में जाते हैं, एंड रीजन जो कि सोच समझ के फिलोसफर किंग बन जाते हैं। फिर एक हेडिंग आप लोग लिख सकते हैं कि प्लेटो सर्चिंग फॉर विच टाइप ऑफ एजुकेशन, सॉरी विच टाइप ऑफ जस्टिस, उसको कौन से जस्टिस की वो नीड थी, वो कौन से जस्टिस की तरफ सोसाइटी को लेके आना चाहता था। एंड अगेन क्लासेस एंड गार्डियंस एंड जस्टिस सिस्टम, कौन से क्लासेस थे, कौन से क्लासेस की डिवीजन हुई प्लेटो के जस्टिस में। उसके बाद आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेटोस जस्टिस। कैरेक्टरिस्टिक में डिवीजन ऑफ द सोसाइटी, स्पेशलाइजेशन, नॉन इंटरफेरेंस, और भी बहुत सारे बातें लिख सकते हैं। एंड देन क्रिटिसिज्म ऑन प्लेटो जस्टिस सिस्टम के डिवीजन ऑफ सोसाइटी इज नॉट पॉसिबल। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ उसने दिया, लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज की बात की, उसने रिस्ट्रिक्शन के, इग्नोर वेरियस राइट्स एंड नॉन इंटरफेरेंस इज इम्पॉसिबल। तो ये मैंने प्लेटो के वो सिनॉप्सिस दिया जस्टिस के, जो सवाल के आउटलाइन भी आप लिख सकते हैं, उसको फर्दर आप 20 मार्क्स तक एग्जिजरेट भी कर सकते हैं। आगे डिटेल्स है, ये जस्ट सिनॉप्सिस है। एंड प्लेटोज एजुकेशन सिस्टम, अगर मैं बात करूं प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम की, तो वो कौन से एजुकेशन सिस्टम में इंटरेस्टेड थे? प्लेटो कौन से एजुकेशन सिस्टम में इंटरेस्टेड थे? प्लेटो एजुकेशन सिस्टम, अगर मैं बात करूं प्लेटो एजुकेशन सिस्टम की, सो प्लेटो एजुकेशन सिस्टम वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम। टाइप ऑफ एजुकेशन उसका स्पेशलाइज्ड था, और रिपब्लिक के बुक में उसने क्लासिफाई किया था प्लेटो एजुकेशन सिस्टम को, जिसमें उसने फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट मस्ट दिया था। और ये सारा सिस्टम ही स्टेट कंट्रोल एजुकेशन सिस्टम था फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट फिलोसोफर किंग फॉर द स्टेट, ताकि वो किंग बना के आगे जाए। स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन सिस्टम लिखे, moral and intellectual development for philosopher king based on education that was little bit comprehensive, childhood stage, youth and adult stage, and division की उसने education में on the basis of ability के बेस पे उसने elementary education दिया, फिर subject of elementary क्या थे वो, फिर higher education, फिर हायर में उसने डिवाइड किया 20 to 30, 30 to 35 एंड 35 to 50। उसके स्टेजेस ऑफ एजुकेशन स्टार्ट होती है फ्रॉम द वेरी बर्थ टू 6 इयर्स, फ्रॉम द वेरी बर्थ टू 6 ईयर, बर्थ से लेकर 6 इयर्स तक उसने फोकस किया ऑन फिजिकल एंड मोरल डेवलपमेंट थ्रू प्ले एंड बेसिक ट्रेनिंग। फिर उसने एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की, जो कि 6 to 18 इयर्स की बात थी, जो कि जिम्नास्टिक्स, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, म्यूजिक, उस पे उसने फोकस किया। फिर हायर एजुकेशन में 18 to 20 इयर्स तक उसने बात की, जो कि एक एक्सटेंसिव वे में है, उसमें मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी, डायलेक्टिक्स की बात उसने की। फिर उसने एडवांस्ड में 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया, फ्रॉम 20 to 30, फ्रॉम 30 to 35 एंड 35 to 50, जिसमें फाइनल एक टेस्ट होगा और फिलोसोफर किंग बनेगा। इसके साथ साथ criticism on Plato education system, it was little bit lengthy, too lengthy education system, and again it was anti-democratic, and again ignore some important subjects, and again music art को allow किया, and again lack of democracy, potential for abuse, it was open for abuse because philosopher king tyrannical बन सकता है या नहीं? क्या फिलोसोफर किंग जो है वो एब्सोल्यूटिज्म को गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता? क्या टोटलिटेरियनिज्म को गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता? क्या एक बंदा जो आज एक लेबर क्लास में है, वो अगर मेहनत करे कल फिलोसोफर किंग नहीं बन सकता? क्या स्पेशलाइजेशन पॉसिबल है इन डिवीजन में? So it was little bit lengthy education system, and it ignored multiple important subjects, and it was anti-democratic, and it was open to abuse, open to abuse.
अगेन अगर मैं बात करूं प्लेटोस की कम्युनिज्म की, सो कम्युनिज्म ऑफ प्लेटो में उसने कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स, कम्युनिज्म ऑफ चिल्ड्रन, कम्युनिज्म ऑफ वी कैन से वेल्थ, उसकी बात की। वो कह रहे ये स्टेट की प्रॉपर्टी होगी, कॉमन वाइव्स होंगे, कॉमन चिल्ड्रन होंगे, कॉमन प्रॉपर्टी होगी। ये क्यों दिया उसने? कम्युनिज्म का पर्पस क्या था? ताकि एफिशिएंसी को बूस्ट करे, डिवोशन टुवर्ड स्टेट हो, ऑनेस्टी के साथ काम करे, कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन हो फिलोसोफर किंग का अबाउट व्हाट, अबाउट द ड्यूटीज, अबाउट द सोशल वेलफेयर एंड यूनिटी एंड हार्मनी हो, और सेल्फलेस बन जाए। तो अगर एक बंदा सेल्फलेस बने, यूनिटी एंड हार्मनी हो, कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन हो, स्टेट के साथ उसकी अच्छी डिवोशन हो, ऑनेस्टी एंड एफिशिएंसी के लिए उसने एम्स ऑफ कम्युनिज्म दिए कि इस पर्पस के लिए एक बंदे के पास प्रॉपर्टी, एक बंदे के पास वाइव्स, एक बंदे के पास वी कैन से वेल्थ नहीं होना चाहिए। समझ आ रही कि नहीं? शाबाश। इसके साथ साथ आगे लेके अगर मैं बात करूं प्लेटो की कम्युनिज्म की कि उसके एम्स या पर्पस तो ये थी, तो प्लेटो के कम्युनिज्म में एक सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म में उसने टॉप 2 क्लासेस, दैट इज मिलिट्री क्लास एंड इसको वॉरियर क्लास भी कहते हैं, और फिलोसोफर किंग को कम्युनिज्म के हवाले से कहा कि उनको कम्युनिज्म होगी द सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, फैमिली, वेल्थ एंड चिल्ड्रन, वो सिर्फ टॉप 2 क्लासेस के लिए होगा, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, प्रॉपर्टी। और फिर उसके बाद मॉडर्न कम्युनिज्म से थोड़ी बहुत इसकी डिफरेंसेस है, जो अक्सर मैं इंटरव्यू में पूछता हूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कम्युनिज्म ऑफ प्लेटो एंड कम्युनिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स। Criticism on communism impracticable. It ignored fundamental human parental instinct. फैमिली सिस्टम के खिलाफ है, इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली को इग्नोर किया है, एंड इट वाज अगेंस्ट द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के साइकोलॉजी के मुताबिक नहीं है, ह्यूमन इस चीज को अक्सर नहीं समझता और ना एक्सेप्ट भी करता है। इम्प्रैक्टिकेबिलिटी, यूटोपियनिज्म था, उसके कम्युनिज्म में प्रैक्टिकलिटी थी ही नहीं, यूटोपियनिज्म था। एंड अगेन डेमोक्रेसी नहीं थी, टायरेनिकल था। एंड अगेन लिबर्टी फैमिली की कोई भी वजूद नहीं थी, पेरेंटल इंस्टिंक्ट था ही नहीं, और फिर ह्यूमन साइकोलॉजी के अगेंस्ट था। अभी मैंने थोड़ा बहुत साइनोप्सिस देना है एरिस्टोटल का, क्योंकि मैं साइनोप्सिस के बाद ही नोट्स आप लोगों पे भी बनाता हूं और खुद भी मैंने बनाए और इस तरह लेके जाता हूं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरिस्टोटल्स आइडियल स्टेट। एरिस्टोटल के आइडियल स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोग लेके, कभी कभी आप लोगों ने पास्ट पेपर में आप देखे अब्दुल अजीज के आइडियल स्टेट ऑफ एरिस्टोटल एंड आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो पे क्वेश्चन आया था, स्पेशल में भी आया है, प्रीवियस भी आया था, तो आप लोग इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। समझ आ रही है नहीं? सो फीचर्स ऑफ आइडियल स्टेट ऑफ, फीचर्स ऑफ आइडियल स्टेट ऑफ, शाबाश, आइडियल स्टेट ऑफ एरिस्टोटल। अगर वो आपसे पूछे एरिस्टोटल के आइडियल स्टेट, तो उसको लेके आप क्या प्लेटो के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते? व्हाई नॉट, यू कैन कनेक्ट, आराम से कर सकते हैं। सो एरिस्टोटल वाज रियलिस्ट, उसने बात की रियलिस्टिक वे में स्टेट की, उसने एक ऑब्जर्वेशन में डिडक्ट इंडक्टिव ऑब्जर्वेशन के बेस पे बात की, एक्सपेरिमेंटेशन बेस में फ्रॉम बॉटम टू टॉप अप्रोच यूज करके उसने क्लासेस या पॉपुलेशन या टेरिटरी या एजुकेशन या जस्टिस की बात की। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरिस्टोटल आइडियल स्टेट में पॉपुलेशन नंबर 1, टेरिटरी नंबर 2, जियोग्राफिक लोकेशन नंबर 3, एजुकेशन नंबर 4, डिवीजन ऑफ सोसाइटी की बात उसने की, प्रॉपर्टी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। अगर मैं आपको कहूं कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे, तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एरिस्टोटल थे। तो एरिस्टोटल के आइडियल स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक में आप लोग पॉपुलेशन लेके, टेरिटरी लेके, जियोग्राफिक लोकेशन लेके, एजुकेशन, डिवीजन ऑफ सोसाइटी, प्रॉपर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ साथ रूल ऑफ मिडिल क्लास। मुझे एक बात बताए, वहां पे किसका रूल था प्लेटो के स्टेट में? रूल ऑफ फिलॉसफी। यहां पे किसका रूल है? रूल ऑफ मिडिल क्लास। तो यहां पे किसका रूल है? रूल ऑफ मिडिल क्लास। अगेन बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन, उसने 150 कॉन्स्टिट्यूशंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशंस दिए, बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन की बात की।
and focus on common goods, goods of common people, rights of common people. There was no communism, there was no idealism, there was impracticability in the ideal state of Aristotle, and again it was practical because of his practical philosophy, because of his inductive method. Got it or not? चीजों की समझ आ रही है? नहीं, चीजों को समझे अच्छे तरीके से. सो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन यहाँ पे भी थी, लेकिन फंक्शनल स्पेशलाइजेशन अकॉर्डिंग टू प्लेटो इसने बात नहीं की, इसने एक अपनी फिलॉसफी के बेस पे ये बात की. फिर इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो एरिस्टोटल बिलीव्ड इन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात की जो कि प्लेटो के अगेंस्ट थे. तो एक सवाल आया था कि एरिस्टोटल वाज ग्रेट बट नॉट ग्रेटफुल स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, तो वो आप लोग इस क्रिटिसिज्म में या इन चीजों में लिख सकते हैं. इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं एरिस्टोटल के आइडियल स्टेट के बाद एरिस्टोटल के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट की बात करें, तो शॉर्ट नोट ऑन एरिस्टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. हाउ ही डिराइव्ड द स्टेट, it was quality based on will, social position, education. and again कुछ स्टेट्स उसने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे दिए और कुछ स्टेट्स उसने क्वालिटेटिव अप्रोच पे दिए. अगर हम 6 स्टेट्स ऑफ एरिस्टोटल की बात करें तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव आपको पता है ना. So how he derived the state qualitative based on will, social position, education, and how he derived the state on the basis of quantity based on numbers, they include masses in the society. Aristotle concept of origin of state, ये बात माइंड में रखे. अगर एरिस्टोटल ने origin of state की बात की है तो origin of state उसने ह्यूमन नेचर के साथ कनेक्ट किया है, फैमिली के साथ कनेक्ट किया है, बिग कम्युनिटीज के साथ कनेक्ट किया है, एंड स्टेट के साथ कनेक्ट किया है. और एरिस्टोटल कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट में उसने फैमिली का प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया है. उसने स्टेट के लिए टेरिटरी और पॉपुलेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोवरेनिटी को डिस्कस किया है. अगर मैं बात करूं कि कंपैरिजन बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल, तो उसमें सिमिलरिटीज क्या है? बोथ अपहेल्ड स्लेवरी, दोनों ने स्लेवरी पे बात की है. बोथ वर अगेंस्ट डेमोक्रेसी, दोनों डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे. बोथ वर ग्रेट एडवोकेट्स ऑफ जस्टिस, दोनों जस्टिस को प्रिवेल कर रहे थे. बोथ बिलीव्ड इन वेलफेयर स्टेट, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, दोनों ने इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन को प्रिवेल किया है. एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी एरिस्टोटल ने दी है और यही क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट प्लेटो ने भी दिया है, बट एरिस्टोटल ने प्रैक्टिकल वे में बेस्ड ऑन नंबर क्वांटिटेटिव वे एंड बेस्ड ऑन फंक्शन क्वालिटेटिव वे में दिया है. क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी के बाद यूनिटी एंड हार्मनी भी दोनों की स्टेट में है. इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इसके साथ साथ मैं ये लिख सकता हूं कि आप लोगों ने एरिस्टोटल को कंपेयर भी करना होगा किसके साथ? एरिस्टोटल को कंपेयर करना होगा विद प्लेटो. किसके साथ? विद प्लेटो. और प्लेटो के साथ कंपैरिजन में अभी मैंने जब सिमिलरिटीज बताए तो सिमिलरिटीज के बाद अभी मैंने जाना होगा आगे, जो कि मेरे पास डिफरेंसेस भी आ जाते हैं. तो प्लेटो के जो सिमिलरिटीज है, सिमिलरिटीज के बाद मैं जाऊंगा डिफरेंसेस पे. तो डिफरेंसेस में ये लिखो कि डिफरेंसेस इन द मेथोडोलॉजी, इंडक्टिव बाय एरिस्टोटल, डिडक्टिव बाय प्लेटो, जो मैंने स्टार्ट में समझाया था. डिफरेंसेस इन व्यू अबाउट प्रॉपर्टी एंड फैमिली, दोनों के प्रॉपर्टी एंड फैमिली के बारे में व्यू जो थे वो बहुत डिफरेंट थे. कम्युनिज्म को फॉलो कर रहा था, दूसरा नहीं. एरिस्टोटल बिलीव्स इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म व्हाइल प्लेटो वाज नॉट, प्लेटो ने बिल्कुल उसको नेगेट किया. प्लेटो बिलीव्स इन इक्वलिटी ऑफ मेन व्हाइल एरिस्टोटल जो था उसने इक्वलिटी की बात नहीं की. प्लेटो बिलीव्स इन टोटलिटेरियनिज्म while Aristotle common man polity की तरफ जा रहा था. एंड सोसाइटी ऑफ डिवीजन ऑफ सोसाइटी भी दोनों की डिफरेंट है. अगर मैं कहूं डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्लेटो आइडियल स्टेट, तो डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन में आप लोग ये फ्लो चार्ट जरूर ड्रा करें. डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्लेटो आइडियल स्टेट में ये सारी जो प्लेटो आइडियल स्टेट की डायग्राम्स है वो आप लोगों ने एक फ्लो चार्ट में ड्रा करना है. एब्सोल्यूटिज्म, स्पेशलाइजेशन, रूल ऑफ फिलॉसफी, इक्वलिटी, एरिस्टोक्रेसी, कम्युनिज्म, जस्टिस,
A state, ये quotation भी है, a state that does not educate and train women as like a man who only trains has right arm. So उसने थोड़े बहुत फैमिली या वी कैन से women को सपोर्ट किया. फिर diagrammatical explanation of Aristotle ideal state, territory, population, geographical location, property, एजुकेशन, डिवीजन ऑफ सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन. ये वो सवाल भी हल हो गया जो आप लोगों ने पास पेपर में देखा था कि प्लेटो एंड एरिस्टोटल के आइडियल स्टेट में क्या क्या फर्क है. ऑल पीपल कैन इजीली एग्जिस्ट इन हार्मनी व्हेन सोसाइटी गिव्स देम इक्वल राइट्स. व्हेन सोसाइटी एगिलिटेरियन होगी, जब स्टेट में हमारे पास एगिलिटेरियन जस्टिस बेस्ड एजुकेशन होगा तो सारी सोसाइटी में हार्मनी आ सकती है. Opportunity from an early age to complete family and it will be fairly distribution, जो कि एक दूसरे के साथ इक्विलिटी बेस पे होगा. अगर मैं बात करूं प्लेटो की, तो प्लेटो में सिर्फ जो बुक्स है प्लेटो के, प्लेटो ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द रिपब्लिक. द रिपब्लिक तो हर किसी को पता होगा, हर किसी को रिपब्लिक का पता है और इसकी समरी भी आप लोगों को आनी चाहिए. और रिपब्लिक के साथ उसकी किताबें जो है वो है हमारे पास सिंपोजियम. सिंपोजियम भी आप लोग लेके. दूसरा है द लॉज, तीसरा है द मेन्यू, चौथा है सोक्रेटिक मेथड, पांचवा है द अपोलॉजी. शाबाश, पांचवा है द अपोलॉजी. ये सर सारे ये बता सकते हैं कि इन बुक्स में मतलब रिपब्लिक में तो उसने अपने जस्टिस सिस्टम वगैरह की बात की है, तो बाकी बुक्स में क्या क्या आप हाईलाइट लोगों ने किया? सिर्फ रिपब्लिक को समझना है, सिंपोजियम द मेन्यू के साथ अपोलॉजी को ना देके, हाँ थोड़ा बहुत द लॉज लेके. द लॉज रिपब्लिक में तो उसने आइडियल स्टेट के बारे में बात की थी, लेकिन द लॉज ऑफ प्लेटो में उसने बात की ह्यूमन नेचर के साथ. द लॉज ऑफ प्लेटो में उसने बात की कि वो ये एक लॉन्गेस्ट डायलॉग है प्लेटो का, क्या, जिसका नाम है द लॉज. और द लॉज में उसने ये बात की कि जब भी हमारे पास लॉज इमर्ज होते हैं, ये बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी मेटाफिजिक्स से स्टार्ट है, जो कि ह्यूमन मैन के तीन चीजों को ज्यादा हिट करेगा. नंबर वन, क्रिएशन ऑफ लॉज, लॉज क्यों बनते हैं, रेगुलेशन ऑफ लॉज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज या पर्पस ऑफ लॉज, ये उसने बात की. और ये स्पार्टन मैन, इसमें एक कंसेप्ट यूज हुआ है द स्पार्टन मेगिलस. क्या? द स्पार्टन मेगिलस. द स्पार्टन मेगिलस में उसने द स्पार्टन के एल्डर मैन की बात की और उसने एल्डर मैन के लिए लॉज के बारे में बात की थी, जिस बुक का नाम है द लॉज एंड द रिपब्लिक. वैसे आप सिंपोजियम, द मेन्यू, द अपोलॉजी की किताबों का नाम भी लिख ले. एक्सप्लेनेशन ऑफ प्लेटोज फिलॉसफी एंड एरिस्टोटल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, जिसमें प्लेटो ने एथिक्स को डिपेंड किया था कि सी एथिक्स डिपेंड्स ऑन कम्युनिटी. प्लेटो ये कहता है कि जब कम्युनिटी में एथिक्स होगी तो आप वहां पे एथिक्स को प्रिवेल कर सकते हैं. अगर कम्युनिटी एथिक्स को प्रिवेल नहीं करती, इंडिविजुअल नहीं कर सकता. कम्युनिटी के साथ इसने एथिक्स को लिंक किया, जो कि गलत भी है, प्रैक्टिकल है ही नहीं ना. और एरिस्टोटल कहते हैं कि एथिक्स डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल. प्लेटो कहता है एथिक्स डिपेंड्स ऑन कम्युनिटी एंड एरिस्टोटल कहता है एथिक्स डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल. इसके साथ साथ प्लेटो डिसलाइक्स द एक्सपेरिमेंटल मेथड, while एरिस्टोटल ने बहुत स्ट्रेस दिया था इंडक्टिव मेथड में. स्ट्रेस इज एन एक्सपेरिमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम अप्रोच, जनरल परसेप्शन, जनरलाइजेशन ऑफ द इशू. एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन के बुनियाद पे एरिस्टोटल ने स्टेट के बारे में लिखा है. आप लोग मुझे बताएं कि किसी को पता है व्हाट इज मैथोलॉजी? किसी को पता है मैथोलॉजी क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किसने किया है? मैथोलॉजी किसी को पता है? मैथोलॉजी. प्लेटो कहता है कि मैथोलॉजी एंड फिलॉसफी कैन वर्क टुगेदर. मैथोलॉजी इज द कलेक्शन ऑफ मिथ्स. लेकिन फिलॉसफी में क्या मिथ्स होते हैं? नो, फिलॉसफी में तो रीजंस होते हैं. द स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजी या मैथोलॉजी या फोकलोरी या वी कैन से द मिथ्स. लेकिन मिथ्स को फिलॉसफी के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो?
Plato believes that mythology and philosophy should work together, but that's not practical possible, and it is not practical possible in nowadays. And Aristotle was practical. तो उसने कहा कि mythology and philosophy का कोई रोल नहीं है, इनको अलग अलग करो, और करना भी चाहिए ना अलग अलग. फिर अगर मैं बात करूं कि Plato was more abstract while Aristotle was more practical. Plato was more imaginative, Aristotle was more experimental. Plato was concerned with abstractions while Aristotle was concerned with observable object. किसी चीज के इमेजिनेशन या एब्स्ट्रैक्ट्स में वो थे, ऑब्जर्वेशन को देख नहीं रहे थे, वो एब्स्ट्रैक्शंस में थे. वी कैन से आइडियलिस्टिक थे, वी कैन से वो आइडिया के बेस पे एग्जिस्टेंस देखना चाहते थे, लेकिन एरिस्टोटल तो एसेंस के बेस पे एग्जिस्टेंस चाहते थे. सो ही वाज एक्सपेरिमेंटल, ही वाज प्रैक्टिकल, ही वाज कंसर्न्ड विद ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ थिंग. एंड देयर इज वन बेस्ट स्टेट. Absolute monarchy ruled by a philosopher king was the best state of Plato, but it was not good because monarch तो अपने totalitarianism के बेस पे, absolutism के बेस पे अपने power को गलत भी use कर सकता है. So there was one best state in the Aristotle philosophy, that is absolute monarchy ruled by a philosopher king. The second thing is state can be organized in different forms. अगर मैं एरिस्टोटल की बात करूं, मोनार्की इनटू टायरनी, एरिस्टोक्रेसी इनटू ओलिगार्की, पॉलिटी इनटू डेमोक्रेसी. बट अगर मैं बात करूं प्लेटो की, तो प्लेटो ने तो बात की थी मोनार्की, दैट वाज एब्सोल्यूट मोनार्की बेस्ड ऑन एब्सोल्यूटिज्म, टोटलिटेरियनिज्म. क्या वो प्रैक्टिकल पॉसिबल था? नो. बहुत सारी चीजें उसकी क्रिटिसिज्म में भी आई है. ऑल अदर स्टेट्स आर डिजेनरेट एंड इम्परफेक्ट फॉर्म ऑफ द बेस्ट स्टेट. All other states are degenerate and imperfect of the best state. उसने इसके अलावा सारे स्टेट्स को imperfect कहा, बट उसने तो on the basis of individual, on the basis of master, on the basis of function ये best state दिया. तो state based form is related to individual. इंडिविजुअल के बेस पे होता है. अगर इंडिविजुअल अच्छा काम करता है तो मोनार्क है, लेकिन अगर अच्छा काम नहीं करता तो बाज मोहम्मद क्या है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल? गुलमीना क्या है अगर वो सही काम नहीं करता एक इंडिविजुअल? टायरन है. टायरनी सर. शाबाश, टायरनी. सो एरिस्टोटल ने एक इंडिविजुअल लेवल पे बेस्ट स्टेट दिया, एंड गोल ऑफ मेंस टू बी मास्टर, ये बात की. फिर प्लेटो ने आइडियाज दिए थे. कितने आइडियाज दिए थे? प्लेटो ने 4 किस्म के आइडियाज दिए थे अबाउट द स्टेट. नंबर 1, प्लेटो ने सबसे पहले ये कहा था कि आर्ट इज थेरेपेटिक. प्लेटो ने कहा आर्ट इज थेरेपेटिक. उसने ये कहा कि जो आर्ट है वो एक इट इज द मिक्सचर ऑफ एडमायरेशन. और प्लेटो ने कहा कि आर्ट को वी कैन से प्रिवेल करो सोसाइटी में. वो कहता है कि सॉरी आर्ट को नेगेट करो सोसाइटी में, खत्म करो. बिकॉज मुझे एक बात बताए, प्लेटो कहता था कि आर्ट ब्यूटी इमोशंस की बातें करता है और आर्ट की वजह से सोसाइटी गलत डायरेक्शन पे जा सकती है. सो उसने आर्ट एंड लिटरेचर को साइड पे किया. एंड प्लेटो ने एक बात की थी, थिंक मोर, थिंक मोर. शाबाश. थिंक मोर की बात उसने की, तो इसका मतलब है कि वो सोचने की बात की, जो कि इंडक्टिव फिलॉसफी है. और प्लेटो की थिंकिंग और एरिस्टोटल के थिंकिंग में फर्क है. अगर मैं बात करूं प्लेटो एंड एरिस्टोटल की थिंकिंग की, तो एरिस्टोटल की थिंकिंग डिडक्टिव थी और प्लेटो की थिंकिंग इंडक्टिव थी. और प्लेटो ने जो थिंकिंग की बात की, तो उसने कंसिडर किया रीजनिंग द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग. ही एम्फसाइज्ड ऑन द ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर, द ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन, the true understanding of society based on rational, जिसको rationalism कहते हैं, स्टार्ट ऑफ क्लास में मैंने कहा था. एंड उसने रिफॉर्म सोसाइटी की बात की. डिको उसने नेगेट किया द मैसेज ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी को उसने खत्म किया. उसने आर्ट एंड लिटरेचर को खत्म किया. रेशनल थॉट्स पे उसने बात की, और उन्हीं थॉट्स के बेस पे प्लेटो ने आइडियल स्टेट दिया. तो अभी लाइफ ऑफ प्लेटो, प्लेटो व्यूज अबाउट डेमोक्रेसी, हिस्ट्री ऑफ प्लेटो, हिस्ट्री के बाद स्पार्टन एंड डेमोक्रेटिक क्लैशेस, फिर प्लेटो आइडियल स्टेट, फिर क्रिटिसिज्म ऑन आइडियल स्टेट, प्लेटो फिलोसोफर किंग,
फिर उसके बाद प्लेटो फिलोसोफर किंग के साथ एजुकेशन सिस्टम, और एजुकेशन के बाद कंपैरिजन विद प्लेटो एंड एरिस्टोटल, और फिर उसके बाद कुछ एस्टिमेट्स ऑफ प्लेटो कल के क्लास में हम पढ़ेंगे। आज मैंने आपको एरिस्टोटल एंड प्लेटो के साइनोप्सिस के बारे में कहा, कल हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में लिखेंगे। आज आप लोगों का असाइनमेंट है समरी ऑफ द बुक, the summary of the book The Prince and the Laws। today's assignment लेके summary of the book, summary of Republic and summary of the laws and summary of the laws and summary of the laws के साथ लेके summary of the talks, summary of the talks, summary of the talks। अगर आप लोग इस तरह पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे जिस तरह मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ये बात माइंड में रखे कि जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर भी किया है, आप लोग उनको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आप लोगों का समरी, ये असाइनमेंट मैंने भेज दिया। कल इंशाल्लाह इसी टाइम क्लास होगी, अगर इतवार हुआ कल करंट अफेयर है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का यही से हम स्टार्ट करेंगे कल। जो भी स्टूडेंट है 2-3 शराइत माइंड में रखे। नंबर 1, जो स्टूडेंट एनरोल्ड है वो ग्रुप में होंगे, उनके असाइनमेंट वगैरह चेक किए जाएंगे। एंड द सेकंड थिंग, जिन्होंने असाइनमेंट किया है वो क्लास में लाओ होगा, असाइनमेंट नहीं है तो मैं उनको अलाउ नहीं करूँगा, ताकि अच्छे तरीके से पोल साइंस करो। तो आज आप लोगों को मैंने असाइनमेंट भी भेज दिया। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज असाइनमेंट और टुडेज क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ। सर ये जो प्लेटो का और जो कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो मुझे थोड़ी सी क्लियर नहीं हुआ। देखो एक बात बताऊं, अगर मैं बात करूं प्लेटो की कम्युनिज्म की, तो प्लेटो की कम्युनिज्म कंप्लीटली किस बेस पे था? वो प्रॉपर्टी, वाइव्स, फैमिली, वेल्थ, इसके बारे में था। और वो सिर्फ और सिर्फ 2 बंदों को उन्होंने कम्युनिज्म की बात की। वो कम्युनिज्म में फिलोसोफर किंग था और मिलिट्री के बातें थी। तो कम्युनिज्म थ्योरी ऑफ प्लेटो में एक यूनिक कम्युनिज्म उसने दिया, जिसमें मैं कह सकता हूँ फैमिली में उसने दोबारा वाइव्स, प्रॉपर्टी, वेल्थ एंड चिल्ड्रन की बात की कि फर्स्ट 2 क्लासेस उनको नहीं ले सकते, और उसकी यूनिटी एंड जस्टिस को प्रिवेल करने के लिए आइडियल स्टेट में उसने बात की। लेकिन मैं अगर बात करूं कार्ल मार्क्स की, ये मैं अक्सर इंटरव्यू में पूछता हूं, कार्ल मार्क्स की कम्युनिज्म वाज आउटलाइंड फ्रॉम द बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड डास कैपिटल, जिसमें उसने एक क्लासलेस सोसाइटी की बात की, हैव्स एंड हैव्स नॉट की बात की, जिसमें उसने एक रिवॉल्यूशन की बात की, और उसमें कैपिटलिज्म के बाद कम्युनिज्म तक वो चला गया। बीच में एक हाइब्रिड सोशलिज्म भी आ जाता है कि उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट था वो ऑनर एंड कैपिटल क्लास एंड स्लेव क्लास में। तो उसने उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, हैव्स एंड हैव्स नॉट एंड क्लास स्ट्रगल को यूज करके स्टेटलेस सोसाइटी की बात की। कम्युनिज्म की बात की तो स्टेटलेस सोसाइटी उसकी थी, यहाँ पे स्टेटलेस सोसाइटी नहीं थी, यहाँ पे विद इन द स्टेट कम्युनिज्म था। और वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड की बात थी। लेकिन यहाँ पे ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी नहीं थी, बल्कि यहाँ पे टॉप 2 क्लासेस के लिए कम्युनिज्म थी, बाकी के लिए नहीं थी। वहां पे कम्युनिज्म ब्लड शेड था, फोर्स को यूज करके फ्रॉम कैपिटलिज्म टू सोशलिज्म एंड फ्रॉम सोशलिज्म टू कम्युनिज्म, फोर्स को यूज करके आप एक क्लासलेस सोसाइटी की तरफ जाते हैं। और यहाँ पे ये बात भी नहीं थी, यहाँ पे एक प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में ये बात आई थी। समझ आ गई?